Kent view on gradation of symptom. Kent view on gradation of symptom. तो कहता है Kent has classified the symptom in 3 grades: general, common and particular. Kent has classified the symptom in 3 grades: general, common and particular. आगे कहता है all sensation are present as a whole. जितने भी तरह के सेंसेशन हैं या पेशेंट एज ए होल जनरल, जितने सेंसेशन हैं या कोई ऐसा सिम्टम जो पेशेंट एज ए होल डिनोट करे, ऑल आर द जनरल. ऑल सेंसेशन आर पेशेंट एज ए होल जनरल. एग्जाम्पल में कहता है आई एम वीक, आई एम थ्रस्टी, ये पेशेंट एज ए होल डिनोट कर रहा है, तो इसे हम लोग जनरल कहेंगे, जनरल सिम्टम कहा गया. आगे कहता है एग्रावेशन ऑफ सेवरल पार्टिकुलर. एग्रावेशन ऑफ सेवरल पार्टिकुलर मतलब कि मोडालिटी ऑफ सेवरल पार्टिकुलर आल्सो मेक्स जनरल. कह रहा है कि एग्रावेशन ऑफ सेवरल पार्टिकुलर आल्सो मेक्स जनरल. अगर 2-4 पार्टिकुलर सिम्टम्स मिल गया स्ट्रॉन्ग, तो उसको मिला के हम लोग जनरल सिम्टम में कंसीडर कर सकते हैं. जैसे आप लोगों को पहले भी हम बताए हैं, लेफ्ट साइड अगर कंप्लेन आ रहा है हेड टू फीट, दैट में जनरल. टाइम मॉडलिटी में अगर आ रहा है कि मेरा जो भी तक कंप्लेन है इस पर्टिकुलर टाइम में हो रहा है, दैट इज मेक्स जनरल. आगे कहता है इवेल्युएशन ऑफ सिम्टम. तो इवेल्युएशन ऑफ सिम्टम में कहता है ऑल द जनरल सिम्टम अफेक्ट द पेशेंट एज ए होल. जितने भी तरह के जनरल सिम्टम होते हैं वो पेशेंट एज ए होल को डिनोट करते हैं. हैविंग हायर वैल्यू, जिसका वैल्यू काफ़ी हाई होता है, देन पार्टिकुलर विच ओनली अफेक्ट ए गिवन ऑर्गन. कह रहा है कि ऑल द जनरल सिम्टम अफेक्ट द पेशेंट एज ए होल हैविंग हायर वैल्यू देन पार्टिकुलर विच ओनली अफेक्ट ए गिवन ऑर्गन. कह रहा है कि पेशेंट एज ए होल का ज़्यादा वैल्यू है और पार्टिकुलर का कम वैल्यू है. अगर किसी ऑर्गन से संबंधित बीमारी है तो उसका कम वैल्यू है, वो पार्टिकुलर है. लेकिन अगर पेशेंट एज ए होल कोई सिम्टम दे रहा है उसका ज़्यादा वैल्यू. आगे कहता है अ स्ट्रॉन्ग जनरल में ओवरलुक या रूल आउट अ स्ट्रॉन्ग पार्टिकुलर. और मान लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग जनरल सिम्टम मिल रहा है हमको और स्ट्रॉन्ग पार्टिकुलर सिम्टम मिल रहा है, लेकिन दोनों दो दिशा में जा रहा है, एक दूसरे मेडिसिन के लिए, एक दूसरे मेडिसिन के लिए. तो वहां पर स्ट्रॉन्ग जनरल का वैल्यू करेंगे, स्ट्रॉन्ग पार्टिकुलर को छोड़ देंगे. बट रिमेंबर वीक जनरल may be overlooked by a number of strong particular. लेकिन अगर वीक जनरल है, जनरल वीक जनरल मतलब कि जनरल है लेकिन कोई खास उसका वैल्यू नहीं है, मतलब कि 3rd ग्रेड में जनरल है, तो ऐसे कंडीशन में कहता है कि वीक जनरल में बी ओवरलुक्ड बाई ए नंबर ऑफ स्ट्रॉन्ग पार्टिकुलर. अगर कई को पार्टिकुलर स्ट्रॉन्ग मिल गया तो वीक जनरल को छोड़ देंगे, ओवरलुक कर देंगे और स्ट्रॉन्ग पार्टिकुलर को पकड़ लेंगे, जिसे हम लोग जनरल बना लेंगे और उसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसका रहेगा. अब कहता है मेंटल सिम्टम. मेंटल सिम्टम या मेंटल जनरल. all mental symptoms are treated as a mental general. All mental symptoms are a
जनरल सिम्टम। जितने भी तरह के मेंटल सिम्टम होते हैं, विल, अंडरस्टैंडिंग, डिजायर, एवर्सन, और आर द जनरल सिम्टम। दे रिफ्लेक्ट इनर सेल्फ आर इंडिविजुअलिटी ऑफ द पेशेंट एज ए होल, जो पेशेंट एज ए होल को डिनोट करता है। ग्रेडेशन ऑफ सिम्टम बेस्ड ऑन 3 फैक्टर। जो भी सिम्टम का ग्रेड हम लोग करते हैं, मेंटल है, जनरल है, पार्टिकुलर है, कॉमन है, तो कहता है ग्रेडेशन ऑफ सिम्टम बेस्ड ऑन 3 फैक्टर। इसके लिए 3 फैक्टर जिम्मेवार है जो लोग ग्रेडेशन करते हैं। नंबर 1, रिकॉर्डिंग ऑफ सिम्टम ड्यूरिंग ड्रग प्रूविंग। ड्रग प्रूविंग के दौरान सिम्टम का जो रिकॉर्डिंग किया गया वो पहला है। दूसरा कह रहा है कंफर्मेशन ऑफ सिम्टम बाय रीप्रूविंग। रीप्रूविंग में उस सिम्टम को पाया गया, ये भी एक वैल्यू है। एंड दे आर वेरीफाइड क्लिनिकली अपॉन द सिक। और तीसरा पॉइंट हो गया क्लिनिकल वेरिफिकेशन भी इसका हुआ है। ये तीनों पॉइंट को लेकर के ग्रेड का निर्धारण किया जाता है। अगर तीनों मिला तो फिर फर्स्ट ग्रेड हो जाएगा। तो कहता है फर्स्ट ग्रेड सिम्टम किस सिम्टम को कहा जाएगा, तो कहता है फर्स्ट ग्रेड सिम्टम आर दोज सिम्टम विच अपीयर्ड इन मेजोरिटी ऑफ प्रूवर। ड्रग प्रूविंग के दौरान मैक्सिमम प्रूवर पाया गया। दूसरा पॉइंट कन्फर्म बाय रीप्रूविंग में भी पाया गया। एंड वेरीफाइड बाय क्लिनिकली, और क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी इसको पाया गया। ये तीनों क्राइटेरिया को अगर पूर्ण कर रहा है कोई सिम्टम, ऐसे सिम्टम को फर्स्ट ग्रेड में रखा गया। सेकेंड ग्रेड सिम्टम में उसको रखा गया एपियर इन द फ्यू ऑफ द प्रूवर, कुछ प्रूवर में पाया गया। कन्फर्म बाय रीप्रूविंग में भी कुछ लोगों को पाया गया। एंड ओकेजनली वेरीफाइड बाय क्लिनिकली अपॉन द सिक, और पेशेंट के ट्रीटमेंट के दौरान भी इसको वेरीफाई किया गया कहीं कहीं। इन दैट कंडीशन द सिम्टम्स आर सेकेंड ग्रेड। अगर इस तरह से क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है तो सेकेंड ग्रेड सिम्टम कहा जाएगा। थर्ड ग्रेड सिम्टम थर्ड ग्रेड सिम्टम आर दोज सिम्टम which appear in drug proving in 1 or 2 prover only। एक दो प्रूवर में पाया गया ये सिम्टम। दूसरा पॉइंट नॉट येट कन्फर्म बाय रीप्रूविंग, जो कि रीप्रूविंग में नहीं पाया गया। और तीसरा करता कहता है इट है वेरीफाइड हैविंग क्योर्ड सिक, लेकिन क्लिनिकली ये वेरीफाइड हुआ है। तो ऐसे सिम्टम्स को थर्ड ग्रेड में रखा गया। ऐसे सिम्टम्स को थर्ड ग्रेड में रखा। अब एक पॉइंट है हम लोग देख लेंगे, ग्रेडेशन ऑफ मेडिसिन। तो ग्रेडेशन ऑफ मेडिसिन में भी यही रूल अप्लाई किया गया है। कैंट यूज 3 टाइप ऑफ लेटर टू इंडिकेट डिफरेंट ग्रेडेशन ऑफ डिफरेंट मेडिसिन। कैंट ने 3 तरह का लेटर इस्तेमाल किया है, बोल्ड, इटैलिक एंड जनरल। कह रहा है कैंट यूज 3 टाइप ऑफ लेटर टू इंडिकेट डिफरेंट ग्रेडेशन ऑफ डिफरेंट मेडिसिन in contrast to 5 gradation of बोनिंगहसन। बोनिंगहसन का 5 ग्रेडेशन है मेडिसिन का, उसके अगेंस्ट में केंट ने 3 ग्रेडेशन किया मेडिसिन का, विच इज आल्सो बेस्ड ऑन, जिसका भी बेस क्या है, नंबर 1 रिकॉर्डिंग ऑफ द सिम्टम बाय ड्रग प्रूविंग, नंबर 2 कंफर्मेशन बाय रीप्रूविंग, and number 3 verification upon the sick। verification upon the sick। तो एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट
according to Kent. Kent view on examination of patient. तो कहता है the physician see, hears and observe with his other senses, wherever there is changed or extraordinary in the patient. कह रहा है कि फिजिशियन जो है जब पेशेंट को देखता है तो देखता है, जो कहता है वो सुनता है और उसको ऑब्जर्व करता है। और भी जो हमारे सेंसेस है, कॉमन सेंस हैं, इसके द्वारा भी वो ऑब्जर्व करता है। स्पेशल सेंसेस हैं, इसके द्वारा भी वो ऑब्जर्व करता है। वेयर एवर देयर इज चेंज्ड आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन द पेशेंट, उसमें वो ये प्रयास करता है देखने का कि क्या चेंज है, किस तरह से वो ये हेल्दी नहीं है, इसमें क्या चेंजिंग है जो हेल्दी से अलग है। अनहेल्दी चेंजिंग क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या है, ऑर्डिनरी की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या है, जो इसमें नहीं होना चाहिए वो क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या है इन द पेशेंट। एंड ही राइट ऑल दीज इंफॉर्मेशन इन पेशेंट लैंग्वेज, और इसमें जो उसको मिलता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या चेंजिंग, उसको सबको लिखता है। ऑल द इंफॉर्मेशन राइट डाउन इन ऑल इंफॉर्मेशन इन पेशेंट लैंग्वेज, पेशेंट के भाषा में ही उसको लिखता है। आगे कहता है अलाउ टू स्पीक इन अनइंटरप्टेड, जब पेशेंट बोलता है तो बीच में टोक टाक नहीं करना है, उसको बोलने दीजिए। अलाउ टू स्पीक अनइंटरप्टेड except unless talk only correcting grammatical mistake। कह रहा है कि अनइंटरप्टेड उसको स्पीक के लिए अलाउ करना है, एक्सेप्ट यूजलेस टॉक, अगर कोई यूजलेस टॉक करता है तो वहां इंटरप्ट आप कर सकते हैं। आगे कहता है ओनली करेक्टिंग ग्रामेटिकल मिस्टेक, जो पेशेंट बोला है उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक जो है उसको आप अपने समझने के लिए उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। आगे कहता है बट रिमेंबर डज नॉट चेंज द थॉट, लेकिन ऐसा करेक्शन मत कीजिए जिससे पेशेंट का कहने का अर्थ ही बदल जाए। बाय विच इट इज applicable in subsequent examination of the patient after recording। क्यों भाई, तो कह रहा है क्योंकि इट इज एप्लीकेबल इन सबसिक्वेंट एग्जामिनेशन, जब पेशेंट दोबारा आपके पास आएगा वहां पर इस रिकॉर्ड के आधार पर ही आप उसका केस टेकिंग कीजिएगा, रीकेस टेकिंग कीजिएगा, री एग्जामिनेशन कीजिएगा। इसलिए रिकॉर्ड जो है उसका मीन्स चेंज नहीं होना चाहिए। तो वही कह रहा है बाई विच इट इज एप्लीकेबल इन सबसिक्वेंट एग्जामिनेशन, रिकॉर्ड इज ऑफ द पेशेंट आफ्टर रिकॉर्डिंग, एप्लीकेबल इन सबसिक्वेंट एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट आफ्टर रिकॉर्डिंग। आगे कहता है रिकॉर्ड इज अरेंज्ड इन 3 कॉलम, आपके प्रिस्क्रिप्शन में 3 कॉलम होना चाहिए। बाई लेफ्ट साइड हम बताएंगे। नंबर 1 फर्स्ट कॉलम लेफ्ट साइड से डेट और डेट के नीचे रेमेडी, ये फर्स्ट कॉलम होगा। सेकंड कॉलम सिम्टम का, एंड थर्ड कॉलम जो होगा एग्रावेशन एंड एम्बुलेशन का। इसी आधार पर आपका प्रिस्क्रिप्शन केस टेकिंग रिकॉर्ड होना चाहिए। फर्स्ट डेट एंड प्रिस्क्रिप्शन, सेकंड सिम्टम, एंड थर्ड सिम्टम प्रेडिक्टेड मोडालिटी, एग्रावेशन एंड एम्बुलेशन, जो मैंने बता चुका है।
You want to know every particular, but without asking direct question. आप प्रयास कीजिए कि जितने भी पार्टिकुलर्स हैं उसको मिल जाए पेशेंट में, लेकिन कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करना है। हम लोग देखते हैं सब लोग डायरेक्ट क्वेश्चन करता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। यू वांट टू नो एवरी पार्टिकुलर बट विदाउट आस्किंग डायरेक्ट क्वेश्चन। कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। इफ द पेशेंट एंसवरिंग येस और नो, नो, अगर येस नो में जवाब देता है, हाँ ना में, इट इज एक्सक्लूडेड विद द रिकॉर्ड। ऐसे सिम्टम्स को आपको अपने रिकॉर्ड में नहीं रखना है जिसमें वो हाँ और ना में जवाब दे रहा है। आगे कहता है, ड्यूरिंग केस टेकिंग लीव द पेशेंट इन फ्रीडम ऑलवेज। जब पेशेंट को आप देख रहे हैं उस समय उसको आप फ्रीडम में एकदम फ्रेंडली बिहेव कीजिए, उसको स्वतंत्र छोड़ दीजिए। डू नॉट पुट एनी वर्ड इन हिज माउथ। कोई भी शब्द उसके मुंह में मत डालिए। ऑल स्लीप सिम्टम आर इम्पोर्टेंट। स्लिप संबंधित जो भी सिम्टम्स होगा वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। आगे कहता है, आफ्टर द एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट इफ लुक ऑन द रिकॉर्ड 3 grade is appear in every complete case। जब भी केस टेकिंग आप करेंगे, तो जब केस टेकिंग कंप्लीट आपका हो जाएगा तो 3 ग्रेड के सिम्टम्स आपको उसमें दिखलाई देंगे इफ द केस इज कंप्लीट। नंबर 1 पिकुलियर, नंबर 2 मोस्ट जनरल एंड नंबर 3 कॉमन। पिकुलियर, मोस्ट जनरल एंड कॉमन, these 3 also coming in complete proving of a remedy। और ये तीनों तरह के सिम्टम प्रूविंग में भी मिलते हैं। अगर प्रूविंग कंप्लीट है तो ये तीनों तरह के सिम्टम्स मिलते हैं। आगे कहता है, एवरी केस हैव कॉमन सिम्टम बट पिकुलियर सिम्टम मे बी एब्सेंट। प्रत्येक केस में कॉमन सिम्टम होता है, लेकिन पिकुलियर केस सिम्टम कभी कभी नहीं भी रहता है। इफ पिकुलियर सिम्टम इज एब्सेंट वी कैन नॉट एक्सपेक्ट टू क्योर। अगर किसी केस में पिकुलियर सिम्टम्स नहीं है, अनकॉमन, रेयर, पिकुलियर, ये सिम्टम्स नहीं है, तो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट टू क्योर। आप क्योर की उम्मीद मत कीजिए। पैलेशन सप्रेस भले कर दीजिए, क्योर की उम्मीद मत कीजिए। इफ ओपियम पॉइजनिंग देयर मस्ट बी सेलेक्टेड ऑन एंटीडोट। अगर कोई ओपियम पॉइजनिंग का केस आपके यहाँ आ गया तो आप उसके सिम्टम्स के आधार पर एंटीडोट के बारे में सोचिएगा। आप उसका ट्रीटमेंट अगर कर रहे हैं तो पहले एंटीडोट कीजिएगा। एंटीडोट पॉइंट ऑफ व्यू से आप सिम्टम्स को ट्रीट करेंगे। इन एक्यूट डिजीज यू प्रिस्क्राइब फॉर बोथ ड्रग सिम्टम एंड डिजीज सिम्टम। अगर कोई एक्यूट केस है तो आप डिजीज सिम्टम और ड्रग सिम्टम दोनों को के लिए प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। कभी कभी एक्यूट केस में रिटायर्ड जो केस होता है वो डिजीज सिम्टम को भी लेके आता है, ड्रग सिम्टम्स को भी लेके आता है, तो वहां पर आप दोनों को मिला करके आप प्रिस्क्रिप्शन बना सकते हैं। इन एक्यूट डिजीज यू मे प्रिस्क्राइब फॉर बोथ ड्रग सिम्टम एंड डिजीज सिम्टम बट इन क्रोनिक डिजीज प्लान ऑफ ट्रीटमेंट इज डिफरेंट। लेकिन क्रोनिक डिजीज आप ऐसा नहीं कर सकते। In 20 years before, if that medicine was indicated, अगर कोई पेशेंट है अभी उसके सिम्टम्स मिक्स हैं,
ड्रग सिम्टम भी लेके आया है, डिजीज सिम्टम भी लेके आया है, और क्रोनिक केस। लेकिन अगर कोई पेशेंट कहता है इन 20 ईयर बिफोर इफ दैट मेडिसिन वाज इंडिकेटेड एंड दैट वाज नॉट गिवन till today that indicated medicine cure the case। लेकिन यहाँ पर कहता है कि ठीक है, मिक्स केस है, क्रोनिक केस है, मिक्स्ड है, ड्रग सिम्टम भी है, डिसीज सिम्टम भी है, लेकिन इसके अंतर्गत अगर केस टेकिंग के दौरान, कोई हिस्ट्री के दौरान अगर 20 साल पुराना भी, 30 साल पुराना भी कोई सिम्टम ऐसा मिल जाए जो किसी मेडिसिन को इंडिकेट कर रहा है, तो हो सकता है अगर वो मेडिसिन अभी तक नहीं दिया गया है तो दैट मेडिसिन कैन क्योर द केस। वो मेडिसिन क्रोनिक केस में उसको क्योर भी कर सकता है। आगे कहता है इफ द डिजीज हैज बीन complicating by drug you cannot get always action of medicine। आप देखते होंगे कभी कभी हम दवा देते हैं, काम नहीं करता है, तो कह रहा है इफ द डिजीज हैज बीन कॉम्प्लिकेटेड बाय द ड्रग, अगर कोई मेडिसिन, कोई पेशेंट है जो बहुत सारा दवा खा के आया है, तो वहाँ डिजीज सिम्टम और ड्रग सिम्टम एक दूसरे को कॉम्प्लिकेट कर रहा है। यू कैन नॉट गेट ऑलवेज एक्शन ऑफ मेडिसिन, यहाँ पर जो मेडिसिन देंगे उसका एक्शन ही नहीं होगा। बट आफ्टर द ड्रग हैज बीन एंटीडोटेड, लेकिन ड्रग सिम्टम को हम एंटीडोट कर दे रहे हैं, देन यू गिव ऑलरेडी सेलेक्टेड मेडिसिन गिव बेटर रिजल्ट एंड क्योर्ड हिम, और ऐसे कंडीशन में काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा और केस क्योर हो जाएगा। इफ ए एडल्ट पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम violent neuralgia, एग्जाम्पल है, if a adult patient is suffering from violent neuralgia, no medicine can give permanently relief, कोई भी दवा उसको काम नहीं कर रही है, then you look on the childhood of patient, तो फिर हम उसके बचपन की तरफ जाते हैं, and find eczema in childhood, और पाते हैं कि उसको बचपन में एक्जिमा था, then you select those medicine which have eczema and neuralgia both, and similar to present complaint like Milarium cured the violent neuralgia after eczematous eruption comes back again and go to recovery। कह रहा है कि ऐसे कंडीशन में हम पीछे जाके अगर देख लेते हैं कि चाइल्डहुड में जो एक्जिमा हुआ था, और ऐसा मेडिसिन सिलेक्ट करते हैं इसमें न्यूरोलजिया भी है और एक्जिमा भी है, दोनों है, जैसे कि मेजेरियम में है, और अगर हम मेजेरियम देते हैं तो वायलेंट न्यूरोलजिया में आराम मिलेगा। कैसे मिलेगा? आफ्टर एक्जिमेटस इरप्शन कम्स ब्रेक बैक अगेन, इधर इरप्शन आएगा, उधर न्यूरोलजिया में आराम मिलेगा। सिमिलर टू that complaint like Mezereum cured the violent neuralgia after eczematous eruption comes back again and go to recovery, और पेशेंट क्योर। आगे कहता है इन एफोरिम 94 in including the during the examination of chronic condition, in Eporim 94 in during the examination of chronic condition, it is necessary to it measures with circumstantial evidence like injury, occupation, habit, etc। कह रहा है कि जब भी हम क्रोनिक केस को देखें
तो वहां पर सर्कमस्टांशियल एविडेंस को अभी देखना जरूरी है। पेशेंट करता क्या है, कहीं चोट तो नहीं लगा है, रहता कहाँ है। आज फॉर एग्जाम्पल ए यंग वोमेन all day stand up on a store as a duty may lead to sedentary life। कह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल ए यंग वुमेन ऑल डे स्टैंड अप ऑन अ स्टोर एज ए ड्यूटी मे लीड टू sedentary life and prolapse of uterus। That type of circumstances must be mentioned and removed because that condition produce psoriatic manifestation। कह रहा है एग्जाम्पल के तौर पर कोई महिला है जो कहीं पर ड्यूटी दे रही है खड़ा होके, और अगर वो प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस लेके आती है या कहती है वो कुछ करने का मन नहीं करता है, तो ऐसे सिम्टम्स जो लेके वो आ रही है, तो यहाँ सर्कमस्टांशियल इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। वही कह रहा है ये सर्कमस्टांसेज मस्ट बी मेंशन, आप अपने प्रिस्क्रिप्शन में इसको मेंशन करना होगा एंड रिमूव देम, और कहना होगा कि नहीं आपको कोई ड्यूटी छोड़ना होगा, आपको दूसरा ड्यूटी कर लीजिए बिकॉज दैट कंडीशन प्रोड्यूस सोरिक मैनिफेस्टेशन। ये ठीक ही नहीं होने देगा, ये ठीक ही नहीं होने देगा। वही कह रहा है कि दैट कंडीशन प्रोड्यूस सोरिक मैनिफेस्टेशन।